नमस्कार दोस्तों, आज अपन शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान का राज्य प्रशासन। राजस्थान का राज्य प्रशासन शुरू करने से पहले अपन कुछ फर्क जान लेते हैं शासन और प्रशासन के बीच में। वैसे तो दोस्तों शासन के आदेश से ही प्रशासन कार्य करता है, मगर शासन को शक्ति प्रशासन प्रदान करता है। जैसे राजनीतिक व्यक्ति जो शासन में बैठा है उसको किस हद तक अधिकार है, कौन सा कार्य उसके अधिकार क्षेत्र में है और कौन सा कार्य उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ये बताने का कार्य प्रशासन के व्यक्ति का ही होता है। जिसके अंदर आपको पता है तो मुख्य सचिव मुख्यमंत्री का सलाहकार होता है और अतिरिक्त सचिव कैबिनेट मंत्री का सलाहकार होता है, और संसदीय सचिव के सहयोग हेतु या सलाहकार के रूप में संयुक्त शासन सचिव या सहायक शासन सचिव को लगाया जाता है, जो अपन आगे देखेंगे। दूसरा बड़ा फर्क ये होता है, अंतिम आदमी तक नीतियां पहुंचाने का कार्य प्रशासन के द्वारा किया जाता है और नीति बनाने का कार्य शासन के द्वारा किया जाता है। जैसे आपको उदाहरण के लिए बताता हूं, कृषि कानून जो बहुत विवादित थे अभी कुछ समय पहले, जो अभी सरकार ने वापस ले लिया, तो उन कृषि कानूनों की नीति तय सदन लोकसभा में की गई थी, और अगर वो लागू होते तो जमीन पर पहुंचाने का कार्य पटवारी, मुख्य सचिव, कलेक्टर, इन सब के द्वारा अंतिम आदमी तक पहुंचाया जाता था। अंतिम कड़ी इसमें अपने इस टॉपिक में पटवारी है। पटवारी के द्वारा जनता तक सीधा समन्वय होता है, इसलिए वो जो कानून अगर लागू होते तो पटवारी के द्वारा धरातल पर लाया जाता। जैसे ग्राम सड़क योजना है, वो एक विभाग के द्वारा धरातल पर लाई जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना है, वो अंतिम आदमी तक पहुंचाई जाती है। प्रशासन अंत्योदय के हिसाब से कार्य करता है। अंत्योदय से आज से अपन ये मान लें, ये शब्द बहुत चर्चा में रहा है पिछले कुछ समय से, उसका मायने है अंतिम आदमी के उदय से राष्ट्र का निर्माण। जैसे गांव के अंतिम और सबसे निचले, आर्थिक रूप से कमजोर, पिछड़े उन लोगों तक सरकारी कार्यक्रमों का फायदा पहुंचाना, उसे उनके उद्धार से देश का उद्धार, राष्ट्र का उद्धार, उसे अंत्योदय कहा जाता है। ये तो दोस्तों बहुत छोटा फर्क हो गया शासन और प्रशासन के बीच में। अब आप जानते हैं कि ये टॉपिक अपने ग्राम सेवक में लगता है। इसमें से 10 क्वेश्चन भी आए थे प्री के पेपर में, तो मेंस में भी इसमें से प्रश्न आने की पूरी संभावना क्या है, ये आएंगे क्योंकि सिलेबस में अलग से राजस्थान का राज्य प्रशासन दे रखा है। तो अपन जानते हैं राजस्थान के राज्य प्रशासन के बारे में। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे इसमें सचिवालय का पदानुक्रम। सचिवालय के पदानुक्रम में ये केवल एक विभागीय सचिवालय का है, मतलब क्या ये अपन समझ लें, जो विभाग है उसके अंतर्गत, या जो मुख्यमंत्री आवास है उससे लगाकर, जो जैसे राजस्थान के संदर्भ में जयपुर में जो सचिवालय है उसके अंदर का पदानुक्रम है। इसके अंतर्गत देखिए मुख्य सचिव होगा, ये प्रशासनिक प्रमुख होता है राज्य का, और केंद्र में देश का प्रमुख होता है। उसके बाद ये मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। भारत के संदर्भ में इनको केंद्रीय सचिव कहा जाता है। उसके बाद अतिरिक्त मुख्य सचिव होते हैं, जो कैबिनेट मंत्रियों के सहयोग हेतु या सलाहकार के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। कैबिनेट मंत्री, वैसे तो हम सब जानते हैं कैबिनेट मंत्री एक विभाग का मंत्री होता है। एक विभाग का प्रमुख कोई ना कोई राजनीतिक मंत्री होगा। जैसे कोई शिक्षा का मंत्री है तो शिक्षा विभाग का सुपीरियर अथॉरिटी होगा, जब तक सरकार उनकी है, शासन उनका है। और उनके सहायता हेतु जो कनिष्ठ सिविल सेवक हैं उनको अतिरिक्त मुख्य सचिव लगाया जाएगा। उसके बाद प्रमुख शासन सचिव, फिर सचिव, फिर संयुक्त सचिव, उसके बाद उप सचिव, फिर अपर सचिव, और उसके बाद अनुभाग अधिकारी, वरिष्ठ लिपिक, और फिर कनिष्ठ लिपिक, और उसके बाद चतुर्श्रेणी कर्मचारी। वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक, जैसे यूडीसी, एलडीसी आपको पता ही होगा। अब अपन जानते हैं, सबसे पहले जानते हैं अपन सचिवालय के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों
प्रत्यक्ष रूप से नीति निर्धारण जहाँ की जाती है उसे सचिवालय कहा जाता है। सचिवालय का अगर अपन थोड़ा सा हिंदी भावार्थ देखें तो सचिवों का आलय ही सचिवालय कहा जाता है। और लोक सेवकों के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी को मुख्य सचिव कहा जाता है, जिसे चीफ सेक्रेटरी भी कह सकते हैं। अब इस सचिवालय के बारे में एक छोटा सा फैक्ट आपको बताता चलूं। 13 अप्रैल 1949 को राजस्थान के जो राज प्रमुख थे, आप जानते हैं कि राजस्थान में राज्यपाल 1 नवंबर 1956 को श्रीमान गुरमुख निहाल सिंह जी को बनाया गया था। उससे पहले राजस्थान में राज प्रमुख थे सवाई मान सिंह जी और महाराजा प्रमुख थे भूपाल सिंह जी, जो मेवाड़ के महाराजा थे। 13 अप्रैल 1949 को राज प्रमुख द्वारा अध्यादेश जारी करके सचिवालय की स्थापना की गई थी और प्रथम राधा कृष्णन मुख्य सचिव बने थे। जो अपन मुख्य सचिव अलग से टॉपिक लगता है, इसमें उसमें पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो अभी अपन चलते हैं, सबसे पहले ये जानते हैं सचिवालय से संबंधित कौन कौन सी समितियां और कौन कौन से आयोग बने हैं और उनका क्या परिणाम अपने को मिले हैं, इसकी जानकारी लेते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले सचिवालय से संबंधित गठित समितियां, इसमें मैं आपको बताता चलूं कौन सी महत्वपूर्ण होंगी। तो सबसे पहले अक्टूबर 1951 में, क्योंकि यह प्रथम बनी थी इसलिए यह महत्वपूर्ण है, और एक विभाग इस समिति के रिकमेंडेशन पे बनी थी इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, श्री जी स्वामीनाथन समिति। इनकी अनुशंसा पर आप देख सकते हैं 1955 में संगठन तथा पद्धति अनुभाग की रचना की गई थी। इसके बाद 1959-60 में SD उज्ज्वल की अध्यक्षता में सचिवालय पुनर्गठन समिति बनी थी। ये दोस्तों महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण फिर अपने हरीशचंद्र माथुर समिति है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसे भी प्रशासनिक सुधार आयोग कहा जाता है, मगर ये है नहीं, ये समिति है एक, मगर इसे प्रशासनिक सुधार आयोग भी कहा जाता है। प्रशासनिक सुधार आयोग प्रथम अगर अपन देखेंगे तो वो आया है 1966 और 72 में। प्रशासनिक सुधार आयोग फर्स्ट, ये आपको याद रखना है, सन याद रखना है, और प्रशासनिक सुधार आयोग कब आया ये याद रखना है। उसके बाद 1999-2001 में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके अध्यक्ष का किसी एग्जाम में सवाल भी आ चुका है। प्रशासनिक सुधार आयोग सेकंड का अध्यक्ष शिवचरण माथुर थे। और फिर 2005 में बनी थी सिंघवी समिति, जो दोस्तों वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है मगर अपन को याद रखनी पड़ेगी। और 2 समितियां और बनी हैं जो मैंने आपको बताई नहीं है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। एक प्रशासनिक सुधार आयोग प्रशासनिक सुधार समिति 1992-95 में गोपाल कृष्ण भनोत समिति थी। अब चलते हैं अपन आगे। अब अपन दोस्तों शुरू करें मुख्य सचिव। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इससे ये बताने से पहले मैं आपको बता दूं मुख्य सचिव के पद की थोड़ा जानकारी दे दूं आपको। 1798 में लॉर्ड वेलेजली ने इस पद का सृजन किया था बंगाल में, क्योंकि आपको पता है 1911 तक बंगाल से ही अंग्रेजी सरकार शासन करती थी, ये अपन सब जानते हैं। तो लॉर्ड वेलेजली जो उस समय तत्कालीन गवर्नर थे, उन्होंने 1798 में मुख्य सचिव पद का सृजन किया था और 1799 में इस पद पर जॉर्ज हिलेरी बार्लो आसीन हुए थे। इसके बाद मुख्य सचिव पद बनता गया। और दोस्तों इसके साथ ही मैं आपको एक और बात बता दूं, 1861 में राज्यों में मुख्य सचिव बनने प्रारंभ हो गए थे। अब मुख्य सचिव में ये नहीं आता विशेष, इसके कार्य विशेष नहीं है, इसमें से ये प्रश्न आता है प्रथम महिला मुख्य सचिव, प्रथम अनुसूचित जाति, ये प्रश्न आते हैं जैसे महिला आयोग के और आते हैं अपन जानते हैं। तो सबसे पहले मुख्य सचिव राज्य का प्रशासनिक प्रमुख होता है, ये अपन जानते हैं, सभी जानते हैं।
मुख्य सचिव सचिवों के माध्यम से प्रशासन का नियंत्रण करता है। अब अपन इसके बारे में थोड़ी और डिटेल देखते हैं। मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है, ये हम सब भली भांति जानते हैं, और मुख्य सचिव की सेवानिवृत्ति भी मुख्यमंत्री के संबंधों पर आधारित होती है। इसके साथ मैं आपको बताता चलूं, वर्तमान में हमारे मुख्य सचिव निरंजन आर्य है, जो जनवरी माह में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। उसके बाद हो सकता है आपको इम्पोर्टेंट एक और मुख्य सचिव आ जाए, क्योंकि दूसरी महिला मुख्य सचिव बन सकती है। अभी एक ही महिला मुख्य सचिव बनी है, और वो प्रथम महिला मुख्य सचिव है राजस्थान की, वो है श्रीमती कुशाल सिंह जी, जो 2009 में कांग्रेस की सरकार में ही बनी थी। और अब उषा शर्मा का नाम अखबारों में सुनने में आ रहा है। आप अखबार पढ़ते ही होंगे, आपको जानकारी होंगी। अब ये मैं आपको बता चुका हूँ, देश का प्रथम मुख्य सचिव 1799 में, तो राज्यों का प्रथम मुख्य सचिव 1861 में बना था। 1799 में बने थे जॉर्ज हिलेरी बार्लो। इसके साथ ही एक बात और बता दूं आपको, सन 1973 तक कोई आईएएस अधिकारी मुख्य सचिव होगा राज्यों का, वरिष्ठ आईएएस, ये कोई बाध्यता नहीं थी। वरिष्ठतम लोक सेवक हो, ये कोई बाध्यता नहीं थी। लेकिन 1973 के बाद में इस पद का भारत सरकार के सचिव के समकक्ष बना दिया गया। मतलब वरिष्ठतम लोक सेवक ही जो एज पर सीनियरिटी आईएएस अधिकारी होगा राज्य का, या राज्य कैडर का कह दें अपन, तो उसे ही राज्य का मुख्य सचिव बनाया जाएगा। ये देखिए, अब ये थोड़ी डिटेल में आपको बताता चलूं। और अब इससे पहले मैं आपको बता दूं, सचिवालय सामान्य प्रशासन विभाग एवं सिविल सेवा के प्रमुख के रूप में मुख्य सचिव कार्य करता है। मंत्रिमंडल सचिव, गृह सचिव व प्रधान सचिव के मध्य बटा हुआ है। मतलब आप समझ रहे होंगे कि 3 तरीके के मुख्य सचिव होते हैं। गृह सचिव जो गृह मंत्री को रिपोर्ट करता है, प्रधान सचिव मुख्यमंत्री का सलाहकार होता है, मुख्य सचिव होता है। इनकी नियुक्ति मैंने आपको बताई दी है। अब देखिए, अपन देखते हैं कौन प्रथम महिला थी। राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव जो 13 अप्रैल 1949 को अध्यादेश के द्वारा, अध्यादेश आपको बताया था मैंने, तत्कालीन राज प्रमुख थे अपने सवाई मान सिंह जी, उनके अध्यादेश पर राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव श्री के राधाकृष्णन बने थे। और वो आईसीएस अधिकारी थे दोस्तों, इंडियन सिविल सर्विसेज, जो आज की डेट में आईएएस होता है, वो थे। उसके बाद राज्य प्रथम महिला मुख्य सचिव श्रीमती कुशाल सिंह जी, मैंने आपको आगे बताया है। श्रीमती कुशाल सिंह जी 2009 में कांग्रेस की सरकार में ही बनी थी। प्रथम अनुसूचित जनजाति के मुख्य सचिव ओपी मीणा, ये दोस्तों वैसे पूछा कम जाता है, मगर अपन को तो पढ़ना ही पड़ेगा। फिर सर्वाधिक कार्यकाल, ये इंपॉर्टेंट है, भगवंत सिंह जी मेहता, क्योंकि इनके 2 उपलब्धियां इनकी एक साथ है। एक तो ये सर्वाधिक कार्यकाल है इनका, सर्वाधिक कार्यकाल इनका है, और दूसरा इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है। तो ये प्रश्न आ सकता है या आया भी होगा, मुझे जानकारी नहीं है कि ऐसे कौन से मुख्य सचिव हैं जिन्हें पद्मश्री मिल चुका है। तो पद्मश्री प्राप्त करने वाले राजस्थान के मुख्य सचिव भगवंत सिंह जी मेहता हैं, और इन्होंने सबसे लंबे समय तक सर्वाधिक कार्यकाल किया है। और विपिन बिहारी लाल माथुर जो है, उन्होंने सबसे अधिक मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य किया है। तो यहाँ आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना होगा। सबसे अधिक भगवंत सिंह जी मेहता है दोस्तों, तो सबसे कम कार्यकाल वाले निहाल चंद गोयल है। उसके बाद वर्तमान में निरंजन आर्य है, जो जनवरी में सेवानिवृत्त होने वाले हैं, ये मैंने आपको आगे बता दिया था। और फिर एक पॉइंट बचता है, सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के साथ
रहने वाले मुख्य सचिव वो थे श्री विपिन बिहारी लाल। इन्होंने 4 मुख्यमंत्रियों श्री हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर, एक बार फिर हरिदेव जोशी और फिर भैरू सिंह शेखावत के साथ कार्य किया था। अब अपन थोड़ा सा जानकारी लेते हैं मुख्य सचिव के कार्य के बारे में। मुख्य सचिव के कार्य सरकारी कार्य नियमावली यानी कि रूल ऑफ बिजनेस में लिखे होते हैं। इनके मुख्य कार्य जो है वो मैंने आपको यहाँ नोट्स में और पीडीएफ में देने की कोशिश की है। वैसे तो बहुत सारे कार्य इनके हैं, मगर जो महत्वपूर्ण है वो मैंने आपको उपलब्ध करवाए। जैसे संभागीय आयुक्त, जिलाधीश एवं विभागाध्यक्षों की बैठक अध्यक्षता करना, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार के रूप में कार्य करना, केंद्र सरकार की ओर से राज्यपाल के सलाहकार के रूप में, क्योंकि आप जानते हैं कि केंद्र सरकार का संवैधानिक एजेंट के रूप में या संविधान को सही तरीके से राज्य में लागू करने के लिए राज्य में राज्यपाल को लगाया जाता है, या लगाया जाना तो गलत शब्द होगा, उनकी नियुक्ति की जाती है। तो राज्यपाल को यदि संवैधानिक संकट हो या कोई दूसरा संकट हो या जैसे आपदा की स्थिति हो, तो मुख्य सचिव जाकर राज्यपाल को बताएंगे कि इस अधिकार क्षेत्र से अपन ये कार्य कर सकते हैं, तो ये केंद्र सरकार की सेवा में जाएंगे, उस समय राज्य सरकार से नहीं गिने जाएंगे। तो केंद्र सरकार की ओर से राज्यपाल के सलाहकार के रूप में भी होंगे। इसके अलावा ये मुख्य पीआरओ होंगे सरकार के, राज्य सरकार के। जैसे आप जानते हैं कि एक उदाहरण के तौर पर अपन देखें तो अभी हेल्थ सेक्रेटरी जो है पिछले 3 सालों से रोज शाम को ब्रीफ करते हैं पूरे देश को, जो लव अग्रवाल है। 2020 से जब से कोविड आया है तो वो एज पीआरओ शाम को प्रेस मीडिया में आते हैं। उसी रूप में राजस्थान में अगर कोई कार्य होगा, जैसे ये पैंडेमिक तो वर्ल्ड वाइड है, तो हमारे हेल्थ सेक्रेटरी आते हैं और राजस्थान की तरफ से हमारे मुख्य सचिव आएंगे राजस्थान सरकार की तरफ से, क्योंकि वो जनसंपर्क अधिकारी एवं प्रवक्ता भी है। जिले में ये कार्य कलेक्टर द्वारा किया जाता है। उसके अलावा सामान्य प्रशासन, कार्मिक विभाग, योजना विभाग एवं प्रशासनिक सुधार विभाग मुख्य सचिव के अधीन होते हैं। ये दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब ये 2 पॉइंट आपके लिए फिर इम्पोर्टेंट है। अंतर विभागीय विवादों के लिए गठित समन्वय समिति, यानी कि मान लीजिए कई बार अपन खबरों में पढ़ते हैं कि पुलिस थाने में और बिजली विभाग में झगड़ा हो गया, तो उनके सचिवों का जो झगड़ा है या उन विभागों का जो झगड़ा है, उस झगड़े को निपटाने के लिए जो समिति बनेगी, जो समन्वय स्थापित करने के लिए जो समिति बनेगी, उसके ऑटोमेटिक अध्यक्ष यानी कि बिना नियुक्ति आदेश के भी यही अध्यक्ष होंगे, क्योंकि इनकी नैतिक जिम्मेदारी है इनका कार्य। फिर ये वेरी इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट है इसके पूरे कार्य में, क्योंकि ये सीधे प्रश्न बनते हैं यहाँ से। संविधान के किस अनुच्छेद से ये पूछ सकते हैं आपको, कौन राज्यपाल का अभिभाषण तैयार करता है ये पूछ सकते हैं आपको। तो इसलिए ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। संविधान के 176वें अनुच्छेद के तहत राज्यपाल का अभिभाषण मुख्य सचिव तैयार करते हैं। मुख्य सचिव को अवशिष्ट वसीयतदार भी कहा जाता है। अवशिष्ट वसीयतदार जैसे मैं आपको बताऊं, संविधान में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और एक चौथी और है अवशिष्ट सूची। उसके अंतर्गत जिस मामले पर कोई विचार का पता नहीं है या जो मामला एकदम आया है नया सामने, तो वो अवशिष्ट मामले केंद्र सरकार के पास जाएंगे। उसी तरह जिस मामले के लिए कोई सचिव नहीं है, कोई विभाग नहीं है, तो वो सारे मामले अपने आप स्वतः ही मुख्य सचिव को देखने होंगे। इसलिए इन्हें अवशिष्ट वसीयतदार भी कहा जाता है। इसके बाद अपन बात करें अगर, तो राज्यों में राजस्व एकत्रित करने के लिए जो संगठन बनाए गए हैं, वैसे तो दोस्तों देखो 2 बातें अपन इसमें से मान के चलते हैं, मुख्य सचिव और कलेक्टर। वैसे तो कलेक्टर का पद ही राजस्व कलेक्शन के लिए बना है, मगर
जिले के स्तर पर पूरी जिम्मेदारी जिला कलेक्टर के पास है। जैसे कई पॉलिटिकल थिंकरों ने ये कहा है कि राज्य सरकार के कछुए के समान है जिस पर भारत सरकार का हाथी खड़ा है। कलेक्टर के पद के बारे में कहा है। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा है कलेक्टर प्रशासन की धुरी है, मगर मुख्य कार्य जिस कारण से कलेक्टर के पद का सृजन हुआ था वो राजस्व एकत्र करना था। तो अपन अब राजस्व एकत्रित करने के संगठन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए अपन जानते हैं इसके बारे में। चलिए दोस्तों, सबसे पहले है जिला कलेक्टर, उसके बाद है उपखंड अधिकारी जो एसडीओ कहते हैं, जिसे एसडीएम भी कहा जाता है। उसके बाद है तहसीलदार जो तहसील पर होता है। फिर उप तहसील जो 7-8 तहसील है मिलकर या पटवार हल्का मिलकर बनाए जाते हैं, उन्हें नायब तहसीलदार कहा जाता है। बड़े हल्के में जहाँ 10 से 20 पटवार क्षेत्र हो उसे वहां कानून हो या गिरदावर, और फिर एक पटवार क्षेत्र में एक पटवारी होता है, ये अपन सब जानते हैं। अब अपन आगे देखेंगे दोस्तों जिला कलेक्टर के बारे में। तो आइए अपन देखते हैं जिला कलेक्टर के बारे में। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको जिला प्रशासन के बारे में या जिला कलेक्टर के बारे में बताना शुरू करूं, उससे पहले मैं कुछ आपको हिस्टोरिकल फैक्ट्स बताना चाहता हूं जो इस पर जिला प्रशासन में देखें अपन तो अर्थशास्त्र में जिले को, जिला कलेक्टर को नहीं दोस्तों, जिले को आहरा कहा जाता है और जिले के अधिकारी को यानी कलेक्टर को स्थानिक कहा जाता था। फिर अपन बात करें गुप्त काल व हर्ष के समय, तो विषय व जिला कलेक्टर को विषयपति, ये तो अपन सब ने पढ़ा ही है कहीं ना कहीं। और फिर अपन बात करते हैं मुगल काल के विषय में। तो मुगल काल में जिले को सरकार और मुखिया को या जिला कलेक्टर को आमिल या अमाल गुजार कहा जाता था। अब दोस्तों अपन बात करते हैं ब्रिटिश काल की, जिसके हिसाब से अपने लगभग प्रशासनिक पद तय हैं। तो 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में कलेक्टर का पद सृजित किया था। मुख्य सचिव का पद मैंने आपको आगे बताया था वेलेजली ने 1798 में, तो कलेक्टर का 1772 में। मतलब मुख्य सचिव का पद पहले आया है, मुख्य सचिव का पद बाद में आया और कलेक्टर का पद पहले आया। फिर 1773 में इस पद को समाप्त किया, जो मैंने आपको डिटेल दे रखी है वैसे तो। फिर 81 में यह पद पुनः सृजित किया गया। ब्रिटिश शासन काल में डिस्ट्रिक्ट शब्द का प्रयोग हुआ था। ये तो दोस्तों हिस्ट्री की बात होगी। अब अपन इसमें से देखते हैं जो महत्वपूर्ण, ये तो केवल एक हिस्टोरिकल फैक्ट्स है जो इतने महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें से आपके केवल इतना प्रश्न महत्वपूर्ण है 1772 में कलेक्टर का पद कब सृजित किया गया था। इससे ज्यादा मैंने तो इन एग्जामों में आज तक कोई प्रश्न नहीं देखा है। मेरे हिसाब से तो कोई पद आएगा नहीं, ना इतना डीप कोई क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। कब समाप्त किया, कब दंड नायक शक्तियां दी गई, तो अपन इस पर समय खराब ना करते हुए, ये आपको केवल हिस्ट्री की जानकारी लिखने के लिए मैंने आपको इस नोट्स में ये दिए हैं। तो ये आपको केवल इतना याद रखना है कि कलेक्टर का पद 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने सृजित किया था। इसके अलावा आपको कुछ भी बात इसमें कोई याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अब अपन जिला कलेक्टर के बारे में जानकारी लेते हैं। ये तो बातें थी जिले की, जिला प्रशासन में जिला और हिस्ट्री के बारे में, पद की हिस्ट्री के बारे में। जैसे कलेक्टर जिले में राज्य सरकार का तो आपको पता ही है कि इनके बारे में एक बात, आईएएस अधिकारियों के बारे में आपको मैं 2 बातें बताता चलूं, फिर आपको डिटेल पूरी दूंगा इनकी। तो देखिए दोस्तों, जिस जिले में
कमिश्नरेट प्रणाली नहीं होती, यानी कि जहाँ एसपी व्यवस्था होती है, कमिश्नर नहीं बैठ, वहां पर शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी कलेक्टर की होती है, यानी एसपी कलेक्टर के आदेश को मानने के लिए बाध्य है। किंतु जहां पर कमिश्नरेट है, वहां कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी कमिश्नर की है, ना कि कलेक्टर की। कलेक्टर कमिश्नर से सवाल जवाब नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों एक पद पर है। इस बात को आप ध्यान रखते हुए चलिए। अब आईएएस अधिकारियों की पोस्टिंग के बारे में आपको बताऊं तो इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। यूपीएससी आपको पता है, यूपीएससी एग्जाम करवाती है, और ये भारतीय प्रशासनिक सेवाओं से होते हैं। किंतु इनके वेतन और पेंशन और जो भत्ते होते हैं वो राज्य सरकार देती है। इस बात को आप याद रखना। अब कलेक्टर के कार्य शक्तियों के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। कलेक्टर जिले में न केवल राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार का भी एजेंट होता है, ये मैंने आपको बता ही दिया था। ये भी मैंने आपको बता दिया था, वेतन राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। जिला कलेक्टर को, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। राज्य प्रशासन का हृदय मुख्य सचिव को कहा जाता है। राज्य सरकार का हाथ, कान व आंख जिला कलेक्टर को कहा जाता है। हृदय मुख्य सचिव और हाथ, कान व आंख जिला कलेक्टर को कहा जाता है। ये बात याद रखनी है, क्योंकि आरपीएससी, आरएसएम, एसएसबी ऐसे प्रश्न सीधा उठा के पूछ सकती। अब अपन बात करते हैं जिला कलेक्टर की शक्तियों और कार्य के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों है प्रशासनिक कार्य, क्योंकि ये प्रशासनिक प्रमुख है जिले का। राज्य का प्रशासनिक प्रमुख मुख्य सचिव है। उसके बाद जिले का लगभग सभी कार्य 12 से 15 घंटे दिन के जिला कलेक्टर के प्रशासनिक और दंडनायक शक्तियां, अलग अलग जो शक्तियां हैं, जैसे अभी के दौर में आपदा निवारक अधिकारी के रूप में इनका समय निकलता है। अपन जानते हैं इनके पास कौन कौन सी शक्तियां हैं। सबसे पहले है इनके पास क्षेत्रीय समितियों में जिले के प्रमुख के रूप में। फिर है अकाल या फसल नष्ट होने पर, जैसे आप जानते हैं अभी सर्दियों में बारिश हो चुकी है बहुत ज्यादा। आज या कल के पेपर में मैंने देखा था 899% सर्दियों की बारिश हो चुकी है। तो इस स्थिति में भी कलेक्टर की जिम्मेदारी होती है राहत कार्य शुरू करने की। उसके बाद आबकारी दुकानों के इन पॉइंटों को आप थोड़ा गौर से देख के चलिएगा। दिशा निर्देश जारी करेंगे, इनसे राजस्व वसूली का कार्य आबकारी विभाग का होगा। ये जहाँ पे दिशा निर्देश हैं, जहाँ पे सेवा शर्तें हैं, उन बातों का आपको विशेष ध्यान रखते हुए चलना है। होम्योपैथिक सेवाओं का, यानी कि जिले में होम्योपैथी के जो डॉक्टर होते हैं उनके आवश्यक पंजीकरण करता है। यानी कि अगर होम्योपैथी डॉक्टर को लाइसेंस चाहिए या क्लिनिक खोलना है तो उसे जिला कलेक्टर या अपन जिसमें डीएम कहें तो डीएम के पास जाना पड़ेगा। दूसरा कार्य राजस्व अधिकारी होने के कारण ही दूसरा कार्य देखो दोस्तों, मैंने जैसे आपको शुरू में बताया था, पूरी ये हायरार्की जो पदानुक्रम आपको समझाया था ये राजस्व कलेक्शन के रूप में, तो उसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था, और मुगल काल में जैसे इनको अमाल गुजार कहा था, तो राजस्व यही होता है, माल गुजारी का कलेक्शन होता है। तो कलेक्टर की एक जिम्मेदारी कर संग्रह के रूप में भी होती है। कर संग्रह के रूप में दोस्तों एक बात मैं बता दूं आपको कि ये किसानों के जो फसल है उसकी आय करके कैलकुलेशन करेगा, मगर वसूल नहीं करेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, और कोई इसमें विशेष बात अपने को याद नहीं रखनी है। एक ये भू राजस्व अधिनियम 1856 राजस्व वसूली हेतु दिशा निर्देश जारी करते हैं। कोई विशेष बात नहीं है, बस ये दिशा निर्देश हैं, इनमें कोई जरूरी बात नहीं है। अब ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये
अभी चर्चा में है कृषि के मामले सारे, राजस्थान सरकार के भी मामले आपको पता है अभी कि जैसे दौसा में एक मामला हो रखा है जिसमें किसान आत्महत्या कर रहा है और वो कुछ किसानों से ऋण वसूली के लिए जो कानून लाए गए हैं, इसलिए ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। कलेक्टर के मामले में कृषि आयकर का आकलन करना, जमींदारी उन्मूलन के दौरान क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी करते हैं। ये कलेक्शन नहीं करते, आयकर का भी आकलन करते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। अब है जिला मजिस्ट्रेट के रूप में केवल एक कार्य होता है जिले में, पूरी कानून व्यवस्था इनके हाथ में होती है। इस एक लाइन में अपन ये समझे तो पूरी जिले की कानून व्यवस्था जिला मजिस्ट्रेट के हाथ में होती। और अगर अपन ज़्यादा आगे बात करते हैं तो जिला मजिस्ट्रेट के रूप में जहाँ एसपी नियुक्त होते हैं जिस जिले में, वहाँ पे पूरा कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी जिला मजिस्ट्रेट के हाथ में या जिला कलेक्टर के हाथ में, किंतु जहाँ पर कमिश्नरेट लागू होता है वह कानून व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी कमिश्नर के पास होती है। ये इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगला निर्वाचन अधिकारी के रूप में तो दो तरीके के चुनाव होते हैं अपन जैसे जानते हैं। एक तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो वो करवाता है भारत का चुनाव आयोग। उसमें कलेक्टर की जिम्मेदारी संसदीय एवं निर्वाचन अधिकारी की होती है, यानी कि ये चुनाव आयोग के अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। किंतु अगर जैसे अपन जानते हैं राज्य चुनाव आयोग कार्य कर रहा है, यानी कि पंचायत और नगर निगम के या नगर निकायों के चुनाव हो रहे हैं, तो ये फिर मुख्य रिटर्निंग ऑफिसर यानी कि जिले के प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। ये आपको केवल टर्म नहीं वर्ड का अंतर पता होना चाहिए। तो मुख्य रिटर्निंग ऑफिसर कब होंगे? जब राज्य चुनाव आयोग के चुनाव होंगे तो यह मुख्य रिटर्निंग ऑफिसर, और जब भारतीय चुनाव आयोग या संसदीय एवं विधानसभा चुनाव होंगे तो यह निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। अब आगे चलते हैं दोस्तों, तो दंड नायक के रूप में जिसे अपन डीएम कहते हैं, तो इसमें अपन बात करते हैं तो जिला मजिस्ट्रेट कहलाते हैं। फिर अपन बात करते हैं तो जिला पुलिस पर नियंत्रण, अगर एसपी व्यवस्था लागू है तो इस बात को मैं बार बार यूँ बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी हो, ये जरूरी नहीं। दूसरा, विदेशियों के परिपत्रों की जांच करना, ये इनकी ही ड्यूटी है, इसमें कोई कमिश्नरेट की और जिम्मेदारी नहीं बनती। ये विदेशी परिपत्रों की, यानी कि जैसे अक्सर अखबारों में या सुर्खियों में रहता है पाकिस्तानी आए और यहाँ रह गए, जैसे जोधपुर में ऐसे आम होता रहता है, पहले होता था, आजकल तो वैसे खबरें ऐसी नहीं दिखती। तो उन विदेशियों के परिपत्रों की जांच करना कलेक्टर की जिम्मेदारी होता है। जिला कारागृह कारागृह, क्योंकि जिला प्रशासन के अंडर में जैसे सेंट्रल जेल है या कोई जिले में जेल है, तो वहाँ के निरीक्षण करना, वहाँ की व्यवस्थाएं देखना जिला कलेक्टर का काम है। धारा 144, ये तो वर्ड अपन अभी मेरे हिसाब से पूरा भारत ही नहीं भूल सकता। ये लागू करने का आपको पता ही है, रोज शाम को हर 4 दिन बाद पिछले 2020 से 22 में आ चुके हैं, किंतु ये हर 3-4 दिन या हफ्ते भर में एक आदेश आता है जिसमें धारा 144 लागू होती है। कलेक्टर का कार्य होता है। और जो पुलिस के या जिले के या सरकार के शास्त्रालय है, उन पर नियंत्रण रखना इनकी जिम्मेदारी होता है। आइए अब तो आपदा निवारक अधिकारी के रूप में, ये आज की डेट में सबसे महत्वपूर्ण और चर्चित विषय है, किंतु अपन को इसमें वैसे तो मेरे हिसाब से सबको प्रैक्टिकल जानकारी है कि जिला कलेक्टर क्या क्या कार्य कर सकता है, किंतु थोड़ा सा मैं आपको समराइज्ड बता देता हूँ। आपदा के समय, आपदा यानी कोई भी आपदा, जैसे अभी महामारी का दौर है, बारिश के मौसम में बाढ़ आ जाती है,
राजस्थान में नहीं आती है। वैसे जैसे बिहार बाढ़ प्रभावित है, आपको पता है, तो वहां कलेक्टर की पूर्ण जिम्मेदारी होती है। अपने यहाँ बवंडर आते हैं, खेत उजड़ जाते हैं, उसके लिए ऐसी कोई भी महामारी जो प्राकृतिक आपदा हो या कोई एक्सीडेंट हो या कोई घटना हो, तो सबसे पहले कलेक्टर की जिम्मेदारी पीड़ितों को उचित चिकित्सा देना एवं जो भी सरकार आपको पता है मुआवजा देती है, तो उस मुआवजे में आर्थिक सहयोग मुहैया कराना कलेक्टर की जिम्मेदारी होती है। इसके साथ ही दोस्तों अन्य कार्य भी जान लेते हैं। वैसे तो इसमें मैंने आपको एक ही दिया है, 2 से 3 इनके कार्य होते हैं। जो जैसे ये मैंने आपको मुख्य सचिव में बताया था कि वो अवशिष्ट वसीयतदार है, तो ये जिले के अवशिष्ट वसीयतदार है। यानी कि जो भी कार्य कानूंगो, तहसीलदार, उप तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी इनके हल्के में नहीं आते। एसडीएम, एसडीओ इनके एरिया से बाहर जो भी कार्य होंगे वो स्वतः ही कलेक्टर के पास आ जाएंगे। तो इसलिए, और दूसरा इनका याद रखने लायक ग्रामीण विकास अभिकरण का प्रधान पदेन अध्यक्ष होते हैं। अब मैंने जैसे आपको आगे बताया था कि कुछ विचार, क्योंकि विचार आजकल के एग्जामों में पूछे जाने लगे हैं, तो रजनी कोठारी ने कलेक्टर को संस्थागत करिश्मा, रेमजे मैकडोनल्ड ने ये कहा था कि कलेक्टर ऐसा कछुआ है जिसकी पीठ पर भारत सरकार का हाथी खड़ा है। और फिर तीसरा अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने कहा था कलेक्टर प्रशासन की धुरी है। तो ये तीनों फैक्ट आपको याद रखने पड़ेंगे। अब है दोस्तों एसडीओ, या अपन कह सकते हैं एसडीएम, किंतु इन दो शब्दों में फर्क आएगा जैसे कलेक्टर में फर्क आता है। उपखंड अधिकारी की जानकारी मैंने आपको दोस्तों थोड़ी कम दी है, यानी कि इनके कार्य थोड़े कम बताए हैं। क्यों? क्योंकि जिला कलेक्टर और एसडीओ के कार्य लगभग समान है, बस केवल फर्क इतना है, उपखंड अधिकारी केवल कृषि और राजस्व के मामलों को डील करता है, किंतु उपखंड की पूरी जिम्मेदारी उपखंड अधिकारी की होती है। ये कलेक्टर और तहसीलदार के बीच का मध्यस्थ है, यानी कि कलेक्टर ने कोई आदेश दिया है तो ये तहसीलदार तक पहुंचाएंगे, और तहसीलदार की कोई रिक्वेस्ट है तो ये कलेक्टर तक पहुंचाएंगे। इस बीच का कार्य उपखंड अधिकारी का है। तो उपखंड अधिकारी के बारे में मैंने बहुत छोटी डिटेल आपको बताई है, क्योंकि उपखंड अधिकारी में 2-3 चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले राज्य में सर्वाधिक उपखंड भीलवाड़ा में है, तो सबसे कम जैसलमेर में, सबसे कम तहसील भी जैसलमेर में है दोस्तों। और सर्वाधिक तहसील है जयपुर में। ये अपन तहसील पढ़ेंगे तब तहसील में देखेंगे। तो आइए अपन अब जानकारी लेते हैं उपखंड अधिकारी। जब राजस्व संबंधी कार्य है तो ये एसडीओ कहलाएंगे, और जब प्रशासनिक कार्य है तो ये एसडीएम कहलाएंगे। प्रशासनिक कार्य जैसे मान लीजिए ये महामारी के दौर में उपखंड अधिकारी है जिन पर पूरी जिम्मेदारी है। जैसे अपन ने सुना था भीलवाड़ा मॉडल, तो उस भीलवाड़ा मॉडल में एक आईएएस जो टॉपर है वो एसडीएम थी, वो है टीना डाबी। तो उन्होंने जब महामारी में और भीलवाड़ा मॉडल तैयार किया था कलेक्टर के साथ मिलकर, तब वो एसडीएम थी। और जब वो कृषि राजस्व वसूली करने जाती है, या जो आदेश कृषि राजस्व वसूली के लिए निकलते हैं, उसमें उन्हें एसडीओ कहा जाता है। ये फर्क आपको थोड़ा। अब देखिए, उपखंड अधिकारी जिला कलेक्टर की, ना कि राज्य सरकार की, केवल जिला कलेक्टर की आंख कान कहा जाता है। इस बात का आप ध्यान रखिए। और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कलेक्टर व तहसीलदार का मध्यस्थ होता है। अब इनके कार्य मैंने केवल भू अभिलेखों से संबंधित या राजस्व अधिकारी के रूप में ही बताए हैं आपको। प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जहां कलेक्टर जो कार्य करता है वही कार्य उपखंड अधिकारी अपने उपखंड क्षेत्र में करेगा, तो कोई विशेष बात आपको ध्यान देने लायक है नहीं। सबसे पहले ग्राम वाइज नक्शे एवं भू अभिलेख तैयार करते हैं।
पटवारी गिरदावर कानून को भू अभिलेखों के निरीक्षण का, यानी कि जो पटवारी ने निरीक्षण करके गिरदावर को रिपोर्ट दी है और उन्होंने जो मिलकर अभिलेख तैयार किए हैं, यानी कोई जमीन बराबर है, उस निरीक्षण पर ये निरीक्षण करेंगे, यानी कि क्रॉस चेक जिसे अपन कहते हैं, क्रॉस चेक ये करेंगे। इस बात का ध्यान रखना है। भू राजस्व सार ग्रहण प्रक्रिया को दुरुस्त करना, ये टाइप गलत हो गया है थोड़ा, इसको ध्यान रखना। ये राजस्व संग्रहण लिखना चाह रहा था मैं, किंतु ये टाइप हो गया गलत। तो ये भू राजस्व संग्रहण प्रक्रिया को दुरुस्त बनाना, फसल की स्थिति का आकलन करना एवं उसकी रिपोर्ट बनाना। उपखंड क्षेत्र की रिपोर्ट कलेक्टर को देता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कलेक्टर आकलन करता है कृषि का, तो उसे रिपोर्ट दी जाती है, ये याद रखना दोस्तों। अब अगला है तहसीलदार। ये दोस्तों थोड़ा महत्वपूर्ण है उपखंड अधिकारी से। अब सबसे पहले अपन थोड़ी सी जानकारी लेते हैं अगर इतिहास की, तो तहसील अरबी भाषा का शब्द है जो सरकारी मालगुजारी, कलेक्टर को मुगलों ने अमालगुजार भी कहा था, ये मैंने आपको आगे बताया था। तो तहसीलदार को अरबी भाषा में, तहसील शब्द अरबी का है और सरकारी मालगुजारी वसूल करने से संबंधित इकाई है। और आपको बता दूं, चाहे मौर्य काल, चाहे ब्रिटिशर्स, चाहे मुगल, उन्होंने ये पद इसीलिए सृजित किए थे। उस समय आपको पता है सबसे बड़ा पैसा रेवेन्यू जनरेट कृषि से होता था, तो कृषि से, और मौर्य काल, गुप्तोत्तर काल में तो केवल कृषि आधारित थी, मुगलों के समय भी केवल कृषि थी, थोड़ा बहुत व्यापार था, किंतु व्यापार को बड़ा किया है अंग्रेजों ने आके, तो इसलिए तब कृषि थी, इसलिए तहसीलदार, पटवारी, कलेक्टर, इन सब को बनाया गया है, इन सब के पद का सृजन किया गया है। अब देखिए, मैंने जैसे आपको बताया था कलेक्शन के लिए, कृषि के कलेक्शन के लिए जैसे अपन पढ़ते हैं किसान आंदोलन मुख्य कारण लगान है, लाग बाग है, लाटा कुंटा है, तो वो किस कारण से है अपन सब जानते हैं। कृषि पर 84% के कर हो चुके थे एक समय, जो जैसे बूंदी किसान आंदोलन के समय तक 50%, बिजोलिया के समय 50% लाग बाग थे। तो इस कारण से हर किसान आंदोलन का कारण लाग बाग था। तो राजस्व प्रशासन के लिए तहसील में विभाजित किया गया। राज्य में ये मैं आपको बता चुका हूँ, सर्वाधिक तहसील है जयपुर में, तो सबसे कम जैसलमेर में है, क्योंकि अपन जानते हैं जैसलमेर एरिया बड़ा है किंतु जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, जनघनत्व सबसे कम है, इसलिए वहाँ तहसील भी कम है, वहाँ उपखंड भी कम है। तहसील का सर्वोच्च राजस्व प्रशासन अधिकारी तहसीलदार होता है। एक बात मैं आपको और बता दूं, तहसीलदार आरएस होते हैं दोस्तों, और जिला कलेक्टर आईएएस होता है ये, और एसडीओ भी शुरू में आईएएस ही लगते हैं, ये बात आप याद रखना। अब राजस्व मंडल का मुख्यालय अजमेर में है, अपन सब जानते हैं। तहसीलदार की नियुक्ति में परामर्शदात्री संस्था राजस्व मंडल होता है। इस बात का कोई महत्व वैसे अपने है नहीं। टोंक में सर्व उद्देश्य भू राजस्व यानी कि ट्रेनिंग 18 महीने की टोंक में इन्हें दी जाती है। अब दोस्तों, तहसीलदार के कार्य, इसके भी कार्य दो भागों में बटे हैं वैसे तो। सबसे पहला है दंड नायक, या आपको केवल याद रखना है जिला कलेक्टर के अलावा फिर जो भी कर्मचारी अपन पढ़ेंगे वो राजस्व और कृषि मामलों के ही होंगे। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखना, तो सभी चीजें आपकी क्लियर होती जाएंगी। ये उसके साथ, कृषि के साथ साथ इन पर ये विकास की जिम्मेदारी तो है ही है, यानी कि सरकारी योजना जमीन पर पहुंचाने की जिम्मेदारी इनकी है ही, किंतु इनके मुख्य कार्य कृषि राजस्व से रिलेटेड ही होंगे ज्यादातर। बाकी कार्य इनके एडिशनल है जो कलेक्टर के महत्वपूर्ण है,
कलेक्टर इनके द्वारा लगवाएगा, वो आदेश लागू करवाएगा इनके द्वारा। इनका मुख्य कार्य कर संग्रह, राजस्व संग्रह ही है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए, दंड नायक के रूप में उपखंड अधिकारी प्रथम एवं तहसीलदार द्वितीय स्तर का कार्यपालक दंडाधिकारी दंड नायक अधिकारी होता है, एसडीओ और तहसीलदार। उसके बाद है न्यायिक अधिकारी, इसमें ये धारा याद रखनी है, काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, कृषि भूमि संबंधित समस्त कार्य। भू राजस्व अधिकारी नक्शा सर्वे कार्य इसके है ये। अब दोस्तों 20 पटवार क्षेत्र, मैंने जैसे आपको बताया था, एक पटवार क्षेत्र में एक पटवारी होता है, तो 20 पटवार सर्किल में एक तहसीलदार होगा, और 7 से 8 में उप तहसील नायब तहसीलदार होगा। अब आगे अपन बात करेंगे दोस्तों कानून गो और गिरदावर। तो आइए दोस्तों अब अपन पढ़ते हैं कानून गो या गिरदावर। भू राजस्व अधिनियम की धारा 32 व 33 में इसका उल्लेख किया गया है। इनकी नियुक्तियां तहसील मुख्यालय पर होती है। 7-8 पटवार क्षेत्रों पर एक कानून गो या गिरदावर की नियुक्ति की जाती है। ये देखिए 7-8 पटवार क्षेत्रों पर कानून गो या गिरदावर की नियुक्ति की जाती है। अब इनके कार्य कानून गो पर देख रेख एवं नियंत्रण रखना, लैंड रिकॉर्ड फार्मों का वितरण करना और पटवार स्कूलों की पटवार स्कूल है मतलब उस एरिया में 7-8 पटवार क्षेत्रों में जो भी स्कूल है उनकी देखरेख करना, उन स्कूलों की योजनाओं के बारे में जानकारी रखना। तहसीलदार और पटवारी के मध्यस्थ के रूप में जैसे एसडीओ तहसीलदार और कलेक्टर के बीच में मध्यस्थ है, वैसे ही गिरदावर तहसीलदार और पटवारी, यानी कि एक तहसीलदार के अंडर में कानून गो, फिर उनके अंडर में 7-8 पटवारी होंगे। पटवार क्षेत्र सीमा निर्धारण गिरदावर के द्वारा किया जाता है, यानी कि मान लीजिए ये एरिया है तो ये पटवार क्षेत्र है और यहाँ से दूसरा है, तो यहाँ तक की पूरी जो देख रेख है गिरदावर करेंगे कि ये पटवार 1 और ये पटवार 2 हल्का है, इस बात का ध्यान रखिए। अब दोस्तों इसमें 3 शब्द हैं जिसकी आपको जानकारी होगी और नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले अपन लेते हैं गिरदावरी। गिरदावरी से मतलब ये होता है बोई गई फसल का स्वयं देखकर निरीक्षण करता है और अपने खसरा रजिस्टर यानी कि जो रजिस्टर है उसमें अंकित करता है, उसे गिरदावरी कहा जाता है। दूसरा है खसरा। गांव के नक्शे में खेत को एक क्रमांक से अंकित करते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे होंगे उन्हें जानकारी होगी, उसे खसरा कहा जाता है। जैसे मान लें खेत नंबर 1, खेत नंबर 2, खेत नंबर 3 और ये 3 का डाइवर्जन हुआ तो ये 3 हो गया और ये 3 4 हो गया, फिर यहाँ से 5, तो ये खसरा नंबर होंगे। उसके बाद है जमाबंदी। ये है मालिकाना हक की जो प्रत्येक 4 वर्ष बाद नवीनीकरण होता है, और ये तो आप सबको वैसे जानकारी होगी। इसको वैसे अपन कहें तो भूमि का विवरण एक रजिस्टर में, एक जगह पर, एक खाते में। और फिर है चौथा लगान। लगान किसान से कृषि भूमि के उपयोग के बदले, ये वैसे अपन ने काफी सुन रखा है। लगान या कर या मौर्य काल में अगर बात करें तो इसे बलि कहते थे, यानी उपज का कुछ परसेंटेज प्रॉफिट जो है वो सरकार को चुकाना।
या माल गुजारी चुकाना जो पटवारी वसूल करेगा, क्योंकि कलेक्टर को भी मैंने आपको बताया था अमाल गुजार कहा जाता था, वो लगान आप समझते हैं। अगला देखेंगे अपन पटवारी। तो चलिए दोस्तों अब अपन शुरू करते हैं पटवारी। सबसे पहले तो दोस्तों मैं इसमें भी आपको छोटी मोटी हिस्ट्री बताऊंगा। तो पटवारी मुस्लिम शासकों की ये शब्द और पदनाम और पद, ये तीनों मुस्लिम शासकों की देन है। ब्रिटिश शासन के शुरुआत से यह पद सरकार से स्वतंत्र था वैसे तो, किंतु 1873 में जब अंग्रेज पूरी तरह सेट हो गए थे, आपको पता है 1858 के बाद, 1857 की क्रांति के बाद वो पूरी तरह से सेट हो चुके थे। अब भारत सरकार अधिनियम आने लगे थे, तब 1873 में राजस्व कानून के अधीन ही इस पद को सरकारी माना गया था। अब बात करें अपन भू राजस्व अधिनियम 1900 आज़ादी के बाद की, यानी कि भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 30 और 31, इसमें पटवारी के पद का प्रावधान किया गया है। भू राजस्व व्यवस्था का ये सबसे छोटा अधिकारी, यानी कि नाम मात्र का अधिकारी इसे कह सकते हैं, ये कर्मचारी है वैसे तो, इसे माना जाता है। किंतु ये देखी जाए तो सरकार की सबसे महत्वपूर्ण राजस्व वसूली और उन तक योजनाएं पहुंचाने, यानी जैसे अपन जानते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड, तो अल्टीमेटली पटवारी के थ्रू ही होगा। इनका जनता से डायरेक्ट संवाद होता है पटवारी, इसलिए यह महत्वपूर्ण प्रशासनिक कड़ी है। तो आइए अपन देखते हैं अब इसके बारे में और डिटेल। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था मुस्लिम शासकों की देन है। ब्रिटिश शासन की शुरुआत में यह पद सरकार से स्वतंत्र था। 1873 के राजस्व कानून के अधीन यह पद सरकारी माना गया। भू राजस्व ये मैंने बता ही दिया आपको कल। 1900 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 30 व 31 के तहत पटवारी के पद का प्रावधान किया गया। अब दोस्तों यह है कि इनकी नियुक्ति और चयन राजस्व मंडल करता है। वैसे आपको यहाँ अगर किसी को कंफ्यूजन है, मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए, फिर भी मैं आपको जानकारी के तौर पर बता दूं कि यदि किसी के मन में यह प्रश्न है कि परीक्षा आरएसएम एसएसबी ने करवाई और नियुक्ति व चयन राजस्व मंडल कैसे करता है, तो मैं दोस्तों बता दूं कि यह केवल एजेंसियां हैं। जैसे बैंकों की व्यवस्थाएं चल रही है, आईबीपीएस एक परीक्षा एजेंसी है, एसएससी एक परीक्षा एजेंसी है, यूपीएससी एक परीक्षा एजेंसी है, वैसे ही आरएसएम एसएसबी आरपीएससी हमारी परीक्षा एजेंसी हैं जो हमें चयनित करके विभागों को वो छात्र देती है, भेजती है कि इन छात्रों को हमने इस परीक्षा के अंतर्गत लिया है, अब आपके पद में इनकी नियुक्ति की जाए। इसलिए राजस्व मंडल इनकी नियुक्ति करता है। अब राजस्व मंडल का ये तो हजारों बार राजस्थान के परीक्षाओं में आर से लेके जेल प्रेरी तक की लगभग हर परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। राजस्व मंडल का मुख्यालय तो ये दोस्तों अजमेर में है। अपन को याद रखने पड़ेंगे तो अजमेर में कौन कौन से मुख्यालय हैं, तो राजस्व मंडल का है, आरपीएससी का मुख्यालय अजमेर में है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में है। इस बात को याद रखते हुए चलिएगा। अब पटवारी प्रशिक्षण केंद्र कहाँ कहाँ है, देखिए भरतपुर में है, टोंक में है, भीलवाड़ा में है और गंगानगर में। अब देखते हैं अपन कितना एरिया पटवारी का है और कितना एरिया तहसील का है। तो एक तहसील में 20 से 30 पटवार क्षेत्र, यानी कि एक तहसीलदार के अधीन 20-30 पटवारी, और वैसे अगर अपन देखें तो 2 गिरदावर होंगे एक तहसीलदार के अंडर में, और उसके अंडर में अगर 20 का रेशियो लेते हैं तो 7-7 करके या 7-8 करके 2 गिरदावर के अंडर में 14-15 या 3 गिरदावर के अंडर ऊपर एक तहसीलदार और 20 से 30 पटवारी होंगे। ये अपन को याद रखना है। अब राजस्थान में पटवार मंडल यानी पटवार क्षेत्र कितने हैं, तो 10,832 पटवार मंडल है। अब दोस्तों पटवारी के कार्य
अपन जानते हैं क्या क्या है। वैसे तो लगभग सभी को पटवारी के कार्य पता है, फिर भी जो कुछ छोटे मोटे कार्य है, जो महत्वपूर्ण कार्य है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। खरीफ और रबी की फसल की गिरदावरी के दौरान स्थल निरीक्षण करना व सत्यापित रिपोर्ट करने का दायित्व पटवारी का है। फिर आपको पता है ये निरीक्षण कौन करता है? तहसीलदार करता है। और पटवारी के निरीक्षण का खड़ी फसल पर गिरदावर करता है। गिरदावरी मैंने जैसे आपको बताया था, खड़ी फसल पे अनुमान के द्वारा खसरा में अपने रजिस्टर में अंकित करना, तो गिरदावर करता है। सबसे पहले पटवारी जाएगा खरीफ और रबी दोनों में। अब पशु गणना और जनगणना में अपने क्षेत्र में पटवारी की नियुक्ति होती है, किंतु ये करते नहीं है, ना इनकी ड्यूटी लगाई जाती है। यह केवल जैसे किसी शिक्षक को लगाया गया या किसी लिपिक को लगाया गया है, तो ये सहयोग करेंगे पशु गणना में, क्योंकि इन्हें अपने क्षेत्र की पूर्ण जानकारी रहती है। फिर मतदाता सूचियों में ये बीएलओ को सहयोग करते हैं, क्योंकि इन्हें अपने क्षेत्र की जानकारी रहती है। और ये मतदाता सूचियों में संशोधन करना, नाम जुड़वाना, नाम कटवाना इनके कार्य में आते हैं। ये तो आपको पता ही है कि इनके कार्य क्षेत्र में ही आएंगे। भूमि नामांतरण, कृषि जोत, मालिकाना हक आदि कार्य इसी के द्वारा किए जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब अपन कुछ और इनके कार्य हैं जो देखते हैं। भू राजस्व की बकाया राशि वसूली करना। जैसे आपको मैंने अभी आगे बताया था कि राजस्थान में अभी किसान लोन पे ये चर्चा सुर्खियों में, अखबारों में रोज आ रही है, इसलिए ये पॉइंट याद रखने लायक है। राजस्थान में जो किसानों से वसूली का कार्य है, बकाया राजस्व, या वो तो खैर बैंक मांग रही है, मान लिया सरकार का बकाया हो, राजस्व बकाया हो या टैक्स बकाया हो, तो वो वसूली का कार्य पटवारी करेगा। ग्राम पंचायत के बैठक में भाग लेना व भूमि संबंधित कार्य के बारे में आवश्यक जानकारी लेना। इसके साथ ही विकास कार्यों के लिए भी इन्हें ग्राम पंचायत की बैठकों में भाग लेना पड़ेगा। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि ये अंतिम आदमी तक या अंत्योदय की पहली कड़ी यही पटवारी है, और उससे नीचे जो अधिकारी आते हैं या कर्मचारी आते हैं वो है, क्योंकि ये जनता से प्रत्यक्ष संवाद रखते हैं। तो अंतिम आदमी तक ये योजनाओं का फायदा पहुंचाना, उन्हें लाभकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना, ये पटवारियों द्वारा किया जाता है। तो विकास योजनाओं के क्रियान्वयन और सरकारी कार्यक्रमों को सफल बनाना, यानी जैसे सरकारी कार्यक्रम और क्रियान्वयन से मतलब अपन माने तो अभी के दौर में जैसे पिछले 1 साल से वैक्सीनेशन जो शुरू हुआ है, और वैक्सीनेशन में बाधाएं जो भी आ रही है, जो समस्या आ रही है, कोई पिछड़े क्षेत्र है, जैसे अभी डूंगरपुर में नाव में जाकर, बांसवाड़ा में नाव में जाकर नर्सों ने जो वैक्सीनेशन किया था, तो उसमें भी पटवारियों का मुख्य कार्य रहता है, क्योंकि इन्हें पता होता है कि कितने घर पीछे रह गए हैं, कितने व्यक्ति छूट गए हैं। तो इसलिए ये विकास योजनाओं के क्रियान्वयन व सरकारी कार्यक्रमों को सफल बनाने में भी ये जिम्मेदार होते हैं। अब अपन बात करते हैं अपने क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा संबंधित जानकारी। मान लीजिए पटवार क्षेत्र में बारिश से फसल नष्ट हो गई और कलेक्टर की जिम्मेदारी है, जैसे मैंने आपको कलेक्टर के कार्य में बताया था, तो तत्काल में पटवारी वहां जाएंगे, आपदा संबंधी जानकारी अपने ऊपर के अधिकारी जैसे गिरदावर फिर तहसीलदार, उस हायरार्की से कलेक्टर को मिलेगी, या ये सीधे समाज से कलेक्टर को कहेंगे, फिर वो आकर तुरंत चिकित्सा और जितना इनके अधिकार क्षेत्र में होगा वहां तक ये कार्य करेंगे। तो ये अपने क्षेत्र की प्राकृतिक आपदाओं संबंधित जानकारी जिला या अपन ये कह सकते हैं का सरकार को उपलब्ध करवाते हैं। फिर एक अंतिम बात है, ये अपने वार्षिक रजिस्ट्रों की खेवट और खतौनी के रूप में रखता है। यानी ये शब्द अगर आपको दोनों समझ में नहीं आए तो मैं बहुत सरल भाषा में आपको समझाऊं तो इसे रिकॉर्ड कहा जाता है। यानी कि आपके पास 10 बीघा और मेरे पास 1 बीघा मान लेते हैं जमीन है, तो अब मेरे 1 बीघा के हिस्से कितने हुए, कितना बाकी है,
या कितना मैंने खरीदा है, उस पूरे की जानकारी, और मेरा कितना कर राजस्व बन रहा है, मुझे कितना चुकाना चाहिए, इसकी पूरी एंट्री जो है वो अपने रजिस्टर में रखेंगे। तो उसे खेवट और खतौनी यानी कि अमाउंट लिखना, उसे खतौनी कहा जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये राज्य प्रशासनिक राजस्थान का राज्य प्रशासन का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और नहीं आया हो तो मुझे ज़रूर अपनी गलतियां बताना। और आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।